students and a very great morning to all. कैसे हैं आप सब लोग? आज का हमारा टॉपिक रहेगा 10th क्लास का, ठीक है। 10th क्लास के टॉपिक के बारे में हमने पढ़ना है। तो जो सर्कुलेशन है या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग हमने जानी। आज हमने पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमने जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली बात, एक्सक्रीशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जब हमारे ब्लड में जो भी अनवांटेड मटेरियल या इम्प्योरिटीज होती हैं तो उनको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट करना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, यानी कि रिमूवल ऑफ all sort of unwanted या toxic material from the body in the form of urine with the help of kidneys, that is called as excretion, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन की। ऑस्मोरेगुलेशन, तो जो हमारी किडनीज होती हैं, क्या किडनीज हमारे सिर्फ एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। किडनीज हमारी ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं। क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में जो आयंस होते हैं या फिर जो एसिड बेस बैलेंस होता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स का या वाटर का, तो इसके लेवल को हमारी बॉडी में बैलेंस रखना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और ऑस्मोरेगुलेशन में कौन हेल्प करता है? किडनीज हेल्प करती है, ठीक है। तो किडनीज के बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, एक तो एक्सक्रीशन जहाँ पे हम एक्सेस में या अनवांटेड या टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालते हैं यूरिन के फॉर्म में, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, और दूसरा हमारी बॉडी में वाटर आयंस के बैलेंस को बनाए रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। अब अगर हम बात फिर से हम आते हैं एक्सक्रीशन पे, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्लैटी हेल्मिन्थस की, फ्लैटी हेल्मिन्थस जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लैनेरिया है, अगर हम यहाँ इनकी बात करें तो यहाँ पे एक्सक्रीशन में कौन सा ऑर्गन होता है? यहाँ पे होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्रस्टेशियंस की, क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स है, प्रॉन्स वगैरह, तो यहाँ पे हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एनालिड्स की, जैसे अर्थवॉर्म है, तो एनालिड्स में कौन हेल्प करता है एक्सक्रीशन में? नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया इनके यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया होती है अर्थवॉर्म में, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ठीक है। इसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, यानी कि ऑर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनमें कौन हेल्प करता है एक्सक्रीशन में? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। या फिर जो मैमल्स हैं, या फिर आप यहाँ पे देखो ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमंस कौन हेल्प करता है एक्सक्रीशन में? किडनीज हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में। सो डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर डूइंग एक्सक्रीशन। जैसे प्लैटी हेल्मिन्थस में प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया, ठीक है। क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, एनालिड्स में नेफ्रिडिया होती है, ऑर्थ्रोपोड्स में माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, एंड मैमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स उनमें होती है किडनी फॉर डूइंग एक्सक्रीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या आता है कि एक्सक्रीशन हम लोग किस फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक्सक्रीशन में जो लिक्विड पास आउट होते हैं उसके 3 फॉर्म होते हैं। अगर वो अमोनिया की फॉर्म में है, अमोनिया की फॉर्म में है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहेंगे अमोनोटेनिक, ठीक है। अगर वो यूरिया के फॉर्म में है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म
फिशेस वगैरह, वो एक्सक्रीट आउट करते हैं अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ऑल सॉर्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स दे पास आउट देयर वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। उनको हम लोग कहते हैं अमोनोटेरिक। अगर यूरिया, जैसे कि हम है मैमल्स, हम यूरिया पास आउट करते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? यूरियोटेरिक। अच्छा, जो जैसे बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं या जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी के वाटर को कंजर्व करने के लिए जो पास आउट करते हैं लिक्विड, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड, सबसे कम टॉक्सिक होता है। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूरिकोटेरिक कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने दिया कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए, और किस फॉर्म में वो लिक्विड को पास आउट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे हमने जानना है किडनी के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो किडनी का स्ट्रक्चर स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? किडनी जो होती है एक बी शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इट इज अ बी शेप स्ट्रक्चर, एक बी शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके यहाँ पे जो कॉन्केव पार्ट होता है, सपोज ये इस तरीके से हमारी किडनी होती है, तो ये जो इसका पार्ट होता है कॉन्केव पार्ट, दिस वन, इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। इसे हम लोग कहते हैं हाइलम। ठीक है, हाइलम यहाँ प्रेजेंट होता है। हाइलम को अगर आप ओपन करो तो आपको ब्रॉड फनल शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, जिसको हम लोग कहेंगे रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस इसे कहा जाता है। और ये जो रीनल पेल्विस है वो डिवाइड होता है बहुत सारे कैलाइसिस में। ठीक है, कैलाइसिस, सिंगुलर लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे कैलिस, सिंगुलर कैलिस, प्लूरल कैलिस। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो दिस वन, ये जो पार्ट है ये वाला, ये इसे हम कहेंगे कैलाइसिस या कैलिस। यानी कि जो रीनल पेल्विस है वो फिर कनेक्टेड होता है इन कैलाइसिस से, और फिर ये कैलाइसिस कनेक्टेड होते हैं मेड्यूलरी पिरामिड से। मेड्यूलरी पिरामिड से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, इसके बाद किडनी के होते हैं 2 पार्ट। एक तो होता है आउटर, जो कि बहुत ही हार्ड टफ पार्ट होता है, और जो उसके अंदर वाला पार्ट होता है उसके 2 जोन्स होते हैं, 2 जोन्स। यानी कि अगर आप इनर पार्ट को देखें, अंदर वाले पार्ट को देखें, तो उसके 2 जोन्स होते हैं। जो आउटर पार्ट है, आउटर को हम कहते हैं आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट को कहा जाता है मेडुला। ठीक है, और फिर यही जो मेडुला है ये मेडुलरी पिरामिड के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज होता है, और कैलाइसिस की हेल्प से ये रीनल पेल्विस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो पार्ट है ये तो हो गया कॉर्टेक्स, और जहाँ पे पिरामिड आप लोग देख रहे हो ये होते हैं इसका, ये होता है इसका मेडुलरी पार्ट। ठीक है, अब देखो ये जो कॉर्टेक्स है इसका कुछ हिस्सा इन मेडुलरी पिरामिड के बीच में आता है। यहाँ पे जो खाली जगह आप लोग देख रहे हो ये कॉर्टेक्स का पार्ट होता है जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अच्छा फिर ये क्या है? दिस इज रीनल, इसे हम कहेंगे रीनल आर्टरी, एंड दिस इज रीनल वेन। रीनल वेन हम इसे कहेंगे, एंड दिस इज यूरेटर, ये है यूरेटर। क्लियर? तो किडनी में जो कॉन्केव शेप होती है यहाँ पे उसे हम कहेंगे हाइलम। हाइलम को ओपन करोगे तो आपको ब्रॉड शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस डिवाइड होता है बहुत सारे कैलिसिस में, और ये कैलिसिस जुड़े होते हैं मेडुलरी पिरामिड से। ठीक है, किडनी के 2 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट होता है टफ, और जो इनर पार्ट है वो 2 जोन्स में डिवाइड है, आउटर में कॉर्टेक्स, इनर में मेडुला। तो मेडुला, जो मेडुलरी पिरामिड आप लोग देख रहे हो यही पार्ट होता है मेडुला, और मेडुलरी पिरामिड के बाहर जो खाली स्पेस आप लोग देख रहे हो ये होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स का जो हिस्सा
ठीक है, तो ये तो हो गया किडनी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है कि किडनी जो होती है, एक किडनी के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन्स की। नेफ्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेफ्रॉन? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी किडनी जो अपना ब्लड प्यूरिफाई कर पाती है वो किसकी हेल्प से करती है? वो करती है नेफ्रॉन्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब हमने जानना है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा कि यहाँ पे होते हैं बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी कि जब कप शेप का स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हम इसे कहते हैं। क्लियर? ग्लोमेरुलस में क्या होता है? यहाँ पे एक तो होती है एफरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल, ठीक है, और एक होती है इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, ग्लोमेरुलस में यहाँ पे डाल देती है। ठीक है, और ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद जो प्यूरिफाइड जो साफ ब्लड होता है वो इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू यहाँ से किडनी से दूर चला जाता है। ठीक है, तो आर्टेरियोल क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज का ही एक टाइप है। एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ग्लोमेरुलस में इम्प्योर ब्लड को लाके डालते हैं और प्यूरिफिकेशन होने के बाद प्योर ब्लड जो है वो इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू नेफ्रॉन से या किडनी से दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्लोमेरुलस की बात। सेकेंड पार्ट जो हमारा नेफ्रॉन का होता है वो होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो नेफ्रॉन के दो ही पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो होता है ग्लोमेरुलस जहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, और जो इफरेंट आर्टेरियोल है वो प्योर ब्लड को अपने से दूर पास आउट कर देते हैं। दूसरा पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल। इसके कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहला पार्ट होता है इसका बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। ठीक है, थर्ड इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड फोर्थ इज हेनलीज लूप। ठीक है, ये सारे पार्ट होते हैं रीनल ट्यूब्यूल के। ये जो आप कप शेप में यहाँ पे देख रहे हो इसे हम कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ का ये जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन होता है एट द टाइम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फिर जो यू शेप ट्यूब आप यहाँ पे देख रहे हो इसे हम कहेंगे हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनली आप कह सकते हो। फिर ये जो पार्ट है, दिस वन पार्ट, ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज PCT, दिस इज हेनलीज लूप एंड दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये जो पूरे के पूरे नेफ्रॉन, जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, वो कहीं ना कहीं एक कॉमन डक्ट से आके जुड़ जाते हैं। कहाँ पे जुड़ते हैं? रीनल पेल्विस में। ठीक है, रीनल पेल्विस में एक कॉमन डक्ट में आके जुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन कलेक्टिंग, कलेक्टिंग डक्ट होती है। ठीक है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है फिर ये कनेक्ट होती है यूरेटर से, और यूरेटर के थ्रू जो यूरिन बनती है फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है एंड देन वी पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, तो ओके, दिस इज ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनली, DCT एंड कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किडनी का कंप्लीट स्ट्रक्चर, और जो नेफ्रॉन्स है उसके भी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब हमें क्या जानना है कि देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि नेफ्रॉन्स के केस में, नेफ्रॉन्स के केस में अगर हम ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस
कंबाइन करते हैं, तो इन दोनों को एक साथ मिला के क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मालपीजियन कॉर्पस्कल्स, मालपीजियन कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूब्यूल भी आप कह सकते हो, रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, इनको एक साथ मिला के मालपीजियन बॉडी या फिर मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल्स आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आएगा मालपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल्स आप कह सकते हो। ठीक है, सो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल टुगेदर वी कॉल इट एज मालपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लूप ऑफ हेनरी की। ओके, तो क्या होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं, ये सारे के सारे पार्ट किडनी के किस पार्ट में होते हैं, ये सारे पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स में अरेंज होते हैं। सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा होता है जो मेडुला में अरेंज होता है और वो है लूप ऑफ हेनरी। ठीक है, तो मेडुला में कौन सा पार्ट अरेंज होता है, लूप ऑफ हेनरी या हेनरीज लूप आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनरी जो है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग दो टाइप के हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं एंड सेकंड इज जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे नेफ्रॉन होते हैं, क्योंकि क्या होता है बस लूप ऑफ हेनरी को छोड़ के बाकी जितने सारे पार्ट हैं नेफ्रॉन के वो कॉर्टेक्स में होते हैं, बस लूप ऑफ हेनरी उसके मेडुला वाले पार्ट में होता है किडनी के। तो अगर जो लूप ऑफ हेनरी है वो बहुत ही शॉर्ट है, ज्यादा गहराई में नहीं है मेडुला के अंदर, तो ऐसे जो नेफ्रॉन होते हैं उसे हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। या फिर जो लूप ऑफ हेनरी है वो बहुत लॉन्ग है और बहुत डीप में है मेडुला के अंदर, तो ऐसे टाइप के नेफ्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन यानी कि JMN। ठीक है, हम देखो क्या होता है कि, ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ये जो आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इम्प्योर ब्लड को लेके आती है और इफरेंट आर्ट्रियोल जो है प्योर ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये अपना एक ग्रुप बना लेती है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको नीचे लेके आए इस तरीके से, तो ये जो है लूप ऑफ हेनरी के बाहर इसी की तरह यू शेप में अपने आप को अरेंज कर लेती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वैसा रेक्टा। ठीक है, यानी कि ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है जो यहाँ पे बाहर जा रही है, ये अपने आप को इन लूप ऑफ हेनरी के बाहर अरेंज कर लेती है इसी की शेप में, यू शेप में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा जो होती है वो हाईली रेड्यूस या एब्सेंट होती है कहाँ पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, क्योंकि क्या होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनरी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है। तो वैसा रेक्टा भी क्या होगा, वैसा रेक्टा भी या तो एब्सेंट होगी या फिर वो हाईली रेड्यूस होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है यहाँ पे वो वेल डेवलप प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा यूरिन फॉर्मेशन। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के पीछे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो यूरिन फॉर्म जो होती है बेसिकली क्या होता है कि हम लोग 180 लीटर यानी कि अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में हमारी किडनी 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड प्यूरिफाई करती है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो 125 यानी कि 125 ml ब्लड प्यूरिफाई होता है पर मिनट में। ठीक है, या फिर हम कहें 180 लीटर पर डे। हमारी जो किडनी होती है वो 180 लीटर पर डे यूरिन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन हम इतने पास आउट तो नहीं करते, हम पास आउट करते हैं ओनली 1.5 लीटर के अकॉर्डिंग हम पास आउट करते हैं। तो बाकी यूरिन कहाँ जाती है, बाकी यूरिन को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे प्रोसेस क्या होगा कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप इज
ग्लोमरुलस, ठीक है। सेकंड इज एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। एंड थर्ड होती है इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, सिर्फ ब्लड में प्लाज्मा जो प्रोटीन पार्ट होते हैं ना ब्लड के, प्रोटीन पार्ट को छोड़ के, आरबीसीज को छोड़ के, ठीक है, तो प्रोटीन्स को छोड़ के प्लाज्मा, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा वो प्यूरिफाई हो जाते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन की हेल्प से, यानी कि 3 लेयर से ब्लड को पास करवाया जाता है। एक तो ग्लोमरुलस का एंडोथेलियम, एक बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम, और एक इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों से ब्लड को प्यूरिफाई करवा के जो प्योर ब्लड होता है वो इक्विवेलेंट एल्कोहल ले जाती है, और जितना भी फिल्ट्रेट बनता है वो यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल में नीचे आके कलेक्ट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि 1 मिनट, 1 मिनट में हमारी किडनी जो है कितना फिल्ट्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं ग्लोमरुलस, ग्लोमरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि GFR आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो GFR क्या होता है, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में हमारे बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे नीचे कितना फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है उसे हम कहेंगे GFR, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब क्या है, जो फिल्ट्रेट यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तो वो फिर आता है PCT वाले पार्ट में, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट में आता है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट में आते ही कौन सा स्टेप शुरू हो जाता है, यहाँ पे शुरू होता है स्टेप नंबर 2, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन। जो रीएब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट वेज के थ्रू होता है, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, सॉरी नॉट प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, और वी कैन से ग्लूकोज, ठीक है, या फिर सोडियम आयंस, ये जो होता है इनका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वाटर एंड सम ऑफ द नाइट्रोजीनस वेस्ट, जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं इनका क्या होता है, इनका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। दिस इज पैसिव रीएब्जॉर्प्शन एंड दिस इज एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ओके, तो पीसीटी पार्ट में आगे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे फिल्ट्रेट बन के नीचे आ गई थी उनको यहाँ पे फिर से रीएब्जॉर्ब करके ब्लड के साथ ब्लड में डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारा ब्लड मूव करता है यहाँ पे लूप ऑफ हेनरी में। लूप ऑफ हेनरी की 2 लिंक्स होती हैं, एक तो होती है डिसेंडिंग लिंक, डिसेंडिंग, और एक होती है असेंडिंग लिंक। लूप ऑफ हेनरी का एक ही काम होता है, वो क्या काम होता है, वो ये काम होता है हमारी यूरिन को हाईली कॉन्सेंट्रेट बनाना, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनरी क्या करती है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाती है ताकि ब्लड के यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी का ज्यादा पानी बाहर पास आउट ना हो जाए और हम बॉडी में वाटर का बैलेंस बना रहे। इसमें कौन हेल्प करता है, लूप ऑफ हेनरी। फिर हमारा फिल्ट्रेट जाता है डीसीटी वाले पार्ट में। डीसीटी पार्ट में क्या होता है, डीसीटी पार्ट में होता है थर्ड स्टेप, यानी कि सीक्रेशन, ठीक है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिया एक्सेट्रा, तो जैसे यूरिया है, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस, पोटेशियम आयंस, यूरिया, इन सबको जो है सीक्रेट करके वापस से फिल्ट्रेट के साथ मिक्सअप कर दिया जाता है। और फाइनली जो यूरिन बनती है वो इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में आके किडनी से बाहर निकलती है, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है और यूरिथ्रा के थ्रू हम बाहर पास आउट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ा किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। कैसा होता है स्ट्रक्चर, बीच में एक हाइलम होता है, फिर रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस कनेक्टेड होती है मेडुलरी पिरामिड से विद द हेल्प ऑफ कैलाइसिस, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, ग्लोमरुलस होता है, इसके बाद बोमेन्स कैप्सूल, देन पीसीटी, लूप ऑफ हेनरी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये जो आर्टरीज हैं इसका एक पार्ट जो है लूप ऑफ हेनरी की शेप में इसके बाहर अरेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा जो है
और जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं यहाँ पे वो वेल डेवलप प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाउ द यूरिन प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहाँ पे ब्लड को 3 लेयर से पास करवाया जाता है और प्लाज्मा में प्रोटीन्स पार्ट को छोड़ के ऑलमोस्ट ऑल द इम्प्योरिटीज कलेक्ट इन द बोमेन कैप्सूल, जिसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट। फिर ये फिल्ट्रेट मूव करता है पीसीटी में, जहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन होता है, फिर लूप ऑफ हेनली में, जहाँ पे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है, और फिर डीसीटी पार्ट में, जहाँ पे कुछ सीक्रेट किया जाता है फिल्ट्रेट के साथ, और कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में वो यूरेटस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है और यूरिथ्रा के थ्रू हम उसको बाहर पास आउट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें ये बताता है कि यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट कैसे की जाती है। यानी कि यहाँ पे 2 चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो वैसा रेक्टा और दूसरी लूप ऑफ हेनली। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू वांट टू सी माय वीडियोस properly on time, then please subscribe my channel by name सुमन लता, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी वीडियोस है सबसे पहले आपके पास आएंगी एंड यू कैन सी देम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।